तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और जो सर्वे निकल कर आया है, जी हाँ दोस्तों, जो सर्वे निकल कर आया है तेलंगाना विधानसभा में किसकी बनने जा रही है सरकार, केसीआर साहब और एएमएम पार्टी की सरकार बनने जा रही है तेलंगाना में। जी हाँ दोस्तों, फिर दोबारा लौट रहे हैं केसीआर यानी अवैसी गठबंधन की सरकार तेलंगाना के हैदराबाद में। अब आपको फिर दोबारा नजर आएंगे। इस बार तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक इतिहास रचने जा रही है। दोस्तों, पूरी जानकारी और जो सर्वे के मुताबिक जो सरकार बन रही है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज 30 नवंबर थे और 30 नवंबर के दिन तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए तेलंगाना की आवाम को अपने विधायक चुनना था विधानसभा के लिए और अपने राज्य के लिए अपना सीएम यानी मुख्यमंत्री चुनना था। तेलंगाना की आवाम वो चुन चुके हैं किसे बनाना है अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, जो सर्वे के मुताबिक हर एक पोलिंग बूथ से जो सर्वे किया गया है उस सर्वे के मुताबिक लगभग तय माना जा रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करके तेलंगाना में चुनाव लड़ रही है उनकी धमाकेदार और शानदार जीत भी हो रही है। और खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 9 विधानसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार उतारे थे और 9 उम्मीदवारों को धमाकेदार और शानदार जीत मिल रही है। इसी को देखते हुए कयास ये उम्मीद लगाई जा रही है कि फिर दोबारा केसीआर साहब की सरकार लगभग बनना तय हो चुके हैं। हम में से कोई हार जाए जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर जीतना नहीं चाहिए। ये गढ़ है मजलिस का, इसी गढ़ के अंदर मजलिस को कमजोर करो। ये जो साजिश और षड्यंत्र यहां पर रचा जा रहा है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है, शायद वो मजलिस की फितरत को जानते नहीं है। मैं अली जनाब अहमद पाशा कादरी साहब अक्सर अपने तकरीरों के अंदर एक बात कहते हैं, मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है, तुम जितना उसे दबाओगे इतना ही वो उछल कर आएगी। और यही फितरत है कि आज इतनी साजिशें इतनी कोशिशें होने के बावजूद भी यहां का जो माहौल है, मैं जिस होटल के अंदर रुका हूं वहां पर कांग्रेस के कुछ महाराष्ट्र के एमएलएस भी आए हुए हैं। नाश्ते के ऊपर उनसे मुलाकात हुई, मैंने पूछा कैसे यहां कैसे, तो बोले हम अपनी पार्टी के लिए आए हैं प्रचार करने के लिए। मैंने कहा कि अब आ ही गए हैं तो 4 मीनार टहल के आ जाओ, थोड़ी बिरयानी खा लो, सुलेमानी चाय पी लो और चलते बनो। इसलिए चलते बनो कि ये जो गढ़ है ये मजलिस का गढ़ है। और मैंने कहा कि आपने यहां पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया, यहां का माहौल कैसा दिखा, तो उसने बड़े साफ शब्दों के अंदर कहा कि साहब रैली हमारी निकलती है, हम लोगों को इशारों में बताते हैं कि पंजे को वोट देना, और वहां से वो जवाब देता है मैं पतंग उड़ाने वाला हूं करके। तो ये फितरत है आपकी, और आज आप हमारी शान है, हमारी पहचान है ये शहर। इस शहर के अंदर जो साजिश हो रही है मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से यह अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि ये तमाम साजिशों को आपको नाकाम करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 उम्मीदवारों को मैदान के अंदर उतारा है। यकीनन एक एक सीट हमारे लिए मायने रखती है, इसलिए मायने रखती है कि आज अगर पूरे मुल्क में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंची है तो आपकी वजह से पहुंची है। और मैं असद साहब को साफ तरीके से यह बताता चलूं कि हैदराबाद अगर है तो औरंगाबाद है, हैदराबाद अगर है तो बिहार है, दिल्ली है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। आप हमारी नाक है, आप हमारी इज्जत है, हमारी पहचान है। जिस पार्टी के बारे में मेरे भाइयों कहा जाता था कि एक हैदराबाद की पार्टी है, एक इनका एमपी चुनकर आता है, और तंज करते थे, मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि ये एक एमपी है और एक ही रहेगा हमेशा।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी दुआओं का नतीजा है। अब उस पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले नहीं बैठते, उनका भाई भी जाकर वहां पर बैठता है। और किसने भिजाया? आप लोगों की ये मेहनत थी, आप लोगों की दुआएं थी कि वहां तक हम पहुंचे हैं। और तकलीफ उन्हें अब इसी बात की है कि एक असदुद्दीन अवैसी साहब तो पूरे पार्लियामेंट को हिला देते थे, ये दूसरा भी आया है तो कुछ कम नहीं बोलता है। ये तकलीफ उन्हें सताती है। मैं असद साहब का एक भाषण सुन रहा था जिसमें वो ये बता रहे थे कि हमने कितने बच्चों को फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजा है, कितने स्कॉलरशिप बच्चों को दिए हैं, कितने करोड़ रुपए की हमने सड़कें बनाए हैं। असद साहब, आपको किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा काम अगर आपने कुछ किया है तो आपने मुसलमान नौजवान लीडर कैसा बन सकता है, बोल कैसा सकता है, लड़ कैसा सकता है, यह सिखाया है आपने। और मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम। मेरे भाइयों, जब पार्लियामेंट के अंदर असद साहब, जिस दिन तकरीर होती है उनकी, 300 भारतीय जनता पार्टी के एमपीज वहां पर बैठे होते हैं, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के। जब उन्हें यह पता चलता है कि आज असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर बोलने वाले हैं, तो वो मेरे पास आते हैं और पूछते कितने बजे बोलेंगे वो। मैं बोलता क्यों? तो बोले हमें सुनना है। यानी कि जो तुम्हारा कट्टर मुखालिफिन है, जो तुम्हारा सियासी दुश्मन है, वो भी असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनना चाहता है। मुझसे पूछते हैं आज काय के ऊपर बोलने वाले हैं। मैं कहता हूं आओ बैठो तो सही, तुम्हारी बजाने वाले हैं। मेरे भाई, मुझे मालूम है कि आज इस मुल्क के जो हालात हैं उसके अंदर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अगर मजबूत होती है। मेरे भाइयों, अभी अख्तर ईमान साहब बता रहे थे कि आज देश के मुल्क के हालात क्या है। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में, जो मेरे औरंगाबाद से 450 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक नूरुल हसन नाम का एक इंजीनियर लड़का, इंजीनियर महज 26 साल का, उस गांव के अंदर रात में ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता है। गांव की मस्जिद के अंदर लड़का इंजीनियर है। उसकी बीवी कहती है कि जल्दी आना, मैं खाना निकाल के रखूंगी। वो लड़का नमाज पढ़ने के लिए जब जाता है, अचानक बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लड़के, कुछ गुंडे वहां पर इकट्ठा होते हैं। इसलिए इकट्ठा होते हैं कि किसी और शहर के अंदर किसी ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ गलत लिखा है।